प्यारे बच्चों, फाइनली फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर आपका फिजिक्स टीचर लेकर आ चुका है आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के शॉर्ट क्वेश्चंस की सबसे आसान और फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन। और आज के लेक्चर में इसके साथ साथ मैं आपको यह भी समझाने वाला हूं कि अगर पेपर में कोई शॉर्ट क्वेश्चन भूल जाए तो उसके आंसर को किस तरह से आप बनाकर लिख के आ सकते हैं और पेपर में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.1 स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। अभी तक आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा हुआ है, लेकिन वो कहां पर एप्लीकेबल था? जहां पर मोशन लीनियर मोशन हो। और वो सेकंड लॉ किस तरह से था? F इज इक्वल टू ma। न्यूटन सर ने इसकी क्या स्टेटमेंट दी थी कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जिसमें वो फोर्स एक्ट कर रही है। यानी न्यूटन सर ने ये कहा था कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स F एक्ट करती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब यहां पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जिस तरह लीनियर मोशन में आप न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं, क्या उसके मुतबादिल आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिसको आप रोटेशनल मोशन में यूज कर सके? तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स किसी भी बॉडी को मूव कराती है, इसी तरह से रोटेशनल मोशन में टार्क किसी भी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाती है। तो पता चला कि जिस तरह फोर्स लीनियर मोशन में अपना रोल प्ले करती है, इसी तरह से टार्क एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में अपना रोल प्ले करती है। तो इसका मतलब है कि फोर्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे? टार्क लिख देंगे। इज इक्वल टू सेकंड है मैस। तो मैस एक्चुअली क्या चीज है? देखिए, लीनियर मोशन में मैस क्या प्रोवाइड करता है? इनर्शिया प्रोवाइड करता है। जो इनर्शिया लीनियर मोशन में वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है? मैस पर डिपेंड कर रहा होता है। जितना ज्यादा बॉडी का मैस होता है वो बॉडी इतना ज्यादा इनर्शिया ऑफर करती है। जिस तरह अगर बहुत बड़ी ट्रेन हो, आप उसको धक्का देकर चलाने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो रेस्ट पर है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, वो चेंज इन स्टेट को अपोज कर रही है। तो पता चला कि लीनियर मोशन में मैस एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है? इनर्शिया प्रोवाइड करता है। इसके मुकाबले में एंगुलर मोशन में क्या चीज होती है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिख दीजिए आई। नेक्स्ट क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के मुकाबले में एंगुलर मोशन में क्या चीज है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सर इसको हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगी, तो यहां पर अल्फा लिख देंगे। तो फिर क्या बना? टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो पता ये चला कि जो न्यूटन सर का लॉ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको हम लीनियर मोशन में इस तरह से लिखते हैं और उसी के मुकाबले में अगर हमें रोटेशनल मोशन के केस में बात करनी पड़े तो हम ये कहेंगे टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यही पूछ रहा था ना कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करें इन केस ऑफ रोटेशन, तो यही इसकी स्टेटमेंट है कि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है? टार्क मिल जाती है। तो यही स्टेटमेंट है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको उठाकर लिख देते हैं। यहां पर अब हमने वही वाला आंसर उठा के लिख दिया है। किस तरह से? द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा टार्क अप्लाई करेंगे इतनी ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लिहाजा हमने लिखा कि जो टार्क किसी भी रिजिड बॉडी पर अप्लाई होती है उस केस में क्या होता है कि वो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। क्योंकि यहां पर क्या है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये टा। तो यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है। जस्ट आपने इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिख देनी है। अब देखिए, यहां पर इन्वर्टेड कामास में जो स्टेटमेंट लिखी जाती है इसका बहुत ही जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो आपने सबसे पहले इस तरह से लिखना है, फिर इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना है। हमने क्या लिखा? मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज कि मैथमेटिकली टा इज इक्वल टू आई अल्फा। जब भी आप कोई फार्मूला लिखें याद रखें कि उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी नीचे आपने उनको एक एक करके बता देना है।
कि ये जो टा है ये एक्चुअली क्या है, नेट टार्क, क्योंकि वहां पर क्या था, मैंने नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। यहां पर क्या है, जब नेट टार्क एक्ट करती है किसी भी बॉडी पर तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहां पे क्या होगा, वेयर टा इज द नेट टार्क, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए, क्योंकि वो यहां पर क्या ये रहा था कि स्टेट साइकिल ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशनल मोशन के केस में आप बताइए, तो यहां पर आपने बता भी देना है कि एक्चुअली हमने रोटेशनल मोशन में किया क्या है। फोर्स की जगह पर टार्क लिखा है, मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है और एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा है। तो किस तरह से लिखेंगे, इन रोटेशनल मोशन फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टार्क, मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए वहां पर क्या होता था, जब फोर्स अप्लाई करते थे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती थी, यहां पर टार्क अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमने यही चीज लिख दी है, दस टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी, कि जब भी किसी बॉडी पर टार्क एक्ट करती है तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो बहुत ही आसान आंसर था। अब देखिए आपने इसको याद किस तरह से करना है, ये फार्मूला याद होगा, यहां से पता ये तो चल गया कि जब भी रिजिड बॉडी पर टारगेट करेगी वो प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ आई और अल्फा की, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस हुई है। मैथमेटिकली इस तरह लिख दिया, बता दिया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उसके बाद ये भी बता दिया कि एफ की जगह पर टा लिखा है, एम की जगह पर आई लिखा है और ए की जगह पर अल्फा लिखा है। तो क्वेश्चन तो तैयार है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, बस यही कुछ था क्वेश्चन नंबर 3.1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.2। तो 3.2 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ए डाइवर व्हाइल डाइविंग इन द पूल। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा था। फर्स्ट एग्जांपल थी ए मैन डाइविंग फ्रॉम ए डाइविंग बोर्ड। तो वही वाला कंसेप्ट यूज करके हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख देना है। अगर वो वाला लेक्चर आपने सुना हुआ तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, और अगर वो वाला लेक्चर नहीं सुना हुआ तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। अब एक्चुअली इस चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बेसिकली ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में तो इस तरह था कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे उन सब का आंसर चैप्टर के अंदर से ही था, और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपको सोचने के बाद करना पड़ता था। लेकिन चैप्टर नंबर 3 में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो भी कंसेप्चुअल हैं, लिहाजा इनका आंसर भी हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और याद रखें, जितने भी कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर लिखने का एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर उस मेथड को फॉलो करते हुए आंसर लिखा जाए तो फिर बहुत ही जबरदस्त मार्क्स पेपर में आ सकते हैं। तो वो फॉर्मेट क्या है, एक्चुअली सबसे पहले आपने एक लाइन में आंसर करना होता है। जिस तरह यहां पर कहता है ना कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन, तो आपने बता देना भाई क्या इफेक्ट है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, उसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगी, बस एक लाइन में इतना बता दिया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा के नीचे थोड़ी सी कहानी लिख देनी है कि किस किस तरह चेंज होगा। तो एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन, लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा था कि यहां पर क्या है, लेट्स से एक स्प्रिंग बोर्ड है, स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर क्या है, एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब वो स्प्रिंग बोर्ड पर क्या करेगा, जंप करेगा। जैसे ही जंप करेगा तो वो पर्सन एयर में चला जाएगा। जब एयर में जाएगा उसने अपनी आर्म्स और अपनी लेग्स को इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ होगा। जब स्ट्रेच किया हुआ होगा तो यहां पर उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, देखिए क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास की कंसंट्रेशन है वो दूर दूर है, यानी आर ज्यादा होगा। जब आर ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, आई भी ज्यादा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि जब आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होना चाहिए अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है। तो यहां पर क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रही, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है तो फिर जब आई बढ़ेगा तो ओमेगा को कम होना चाहिए। अब जब ये एयर में जाकर समरसॉल्ट्स परफॉर्म करेगा तो ये अपनी आर्म्स और अपनी लेग्स को इस तरह से इनवर्ड कर्ल कर लेगा। जब कर्ल कर लेगा तो वहां पर ये वाला आर कम हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर में ये वाला जब आर कम होगा तो आई भी कम हो जाएगा। जब आई कम होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि यहां पर ओमेगा बढ़ जाएगा। तो फिर हमने क्या पढ़ा कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, यानी स्ट्रेच्ड पोजीशन से इस पोजीशन में आता है, यानी अपनी आर्म्स और लेग्स को इनवर्ट कर्ल कर लेता है। पहले इस तरह स्ट्रेच पोजीशन थी, अब उसने कर्ल कर लिया अपनी आर्म्स और अपनी लेग्स को।
तो इस केस में क्या हुआ है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ है, दूसरी क्या चीज चेंज हुई है, एंगुलर स्पीड। तो यहां से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। क्वेश्चन में वो यही कह रहा था व्हाट इज इफेक्ट, की क्या इफेक्ट है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, व्हेन द डाइवर चेंजेस हिज पोजीशन व्हाइल डाइविंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस एंड एंगुलर स्पीड चेंजेस। यहां पर हमने यही वाला आंसर लिख दिया है कि जैसे ही वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, बाय चेंजिंग पोजीशन द डाइवर चेंजेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब उसकी पहले पोजीशन इस तरह से स्ट्राइक थी, अब उसने इस तरह से कर्ल करके अपनी आर्म्स और लेग्स को इनवर्ट कर लिया है। जब इनवर्ट कर लिए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और इस केस में क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है, उसने समरसॉल्ट्स परफॉर्म करनी है, फ्लिप ओवर करना है, तो स्पिन करना है, ऑब्वियसली वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो उस केस में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमने सेंटेंस ये लिखा है कि डाइवर चेंजेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा एंड हेंस एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन में हमने वही बात लिख दी है कि लेट्स से यहां पर ये डाइविंग बोर्ड है, इसके ऊपर इस तरह से डाइवर है। When a diver changes his position, अब यहां से जब डाइवर जंप करेगा तो वो एयर में जाएगा, जब एयर में जाएगा तो वो अपनी आर्म्स और लेग्स को इनवर्ट कर लेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। जब पोजीशन को चेंज करेगा यानी अपनी आर्म्स और लेग्स को इस तरह से इनवर्ट कर लेगा, तो देखिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास की कंसंट्रेशन है वो करीब करीब हो जाएगी। जब करीब करीब हो जाएगी तो आर कम हो जाएगा, जब आर कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो यहां पर हमने यही लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी चेंजेस, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा पोजीशन चेंज करने की वजह से। तो क्योंकि यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है, क्यों कंजर्व रह रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही। जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है। अब इस केस में अगर डाइवर अपनी आर्म्स और लेग्स को फोल्ड करेगा तो उस केस में क्या होगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। जब आर डिक्रीज करेगा तो आई डिक्रीज करेगा। यहां पर हमने यही लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा तो आई ओमेगा, क्योंकि कांस्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक, यहां से ओमेगा को इधर कर लीजिए, कांस्टेंट और आई कर दीजिए, तो जब आई यहां से कम होगा तो ओमेगा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही कहता है कि ओमेगा बढ़ जाएगा। जब ओमेगा यहां से बढ़ जाएगा तो इसी वजह से हमने लिखा है द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, अब वो इस तरह से स्पिन कर रहा है, कलाबाजी लगा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो स्पिन है वो फास्टर हो जाएगी, यानी वो तेजी के साथ इस तरह से मूव कर लेगा, स्पिन कर लेगा। अब जब डाइवर वापस अपनी इस इनवर्ड पोजीशन से अपनी आर्म्स और लेग्स को इस तरह से स्ट्रेच कर लेगा, यानी वापस जब वो इधर वाटर की सरफेस के करीब आएगा तो अपनी आर्म्स और लेग्स को दोबारा से स्ट्रेच कर लेगा। अब इसमें क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, आर ज्यादा हो गया, जब आर ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा, जब आई यहां से ज्यादा होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए वो स्मूथली पूल में एंटर हो सकता है। तो हमने यहां पे ये लिखा है व्हेन द डाइवर स्ट्रेचेस हिज आर्म्स एंड लेग्स आउटवर्ड, जब वो अपनी आर्म्स और लेग्स को आउटवर्ड स्ट्रेच करेगा तो उस केस में क्या होगा कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी और डाइवर पूल में आसानी से एंटर हो जाएगा। तो यही कुछ था इसका आंसर। आपको स्टूडेंट्स को याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो अगर वो बार बार नई चीज नहीं याद कर सकते तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के नीचे आप वही वाली एग्जांपल उठाकर लिख दीजिए जो मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले आर्टिकल में पढ़ाई थी। वहां पर जो एग्जांपल थी उसमें क्या था, ए मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड, उसमें जो पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आपको, आप वही उठाकर इस एक्सप्लेनेशन में लिख दें। और जो स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं वो डायरेक्टली इसको याद कर लें, इट इज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.3, हाउ डू वी गेट बटर फ्रॉम मिल्क यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूज को यूज करते हुए हम मिल्क से बटर कैसे हासिल कर सकते हैं। अब हमने एक आर्टिकल पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, इसी चैप्टर में, कि क्रीम किस तरह सेपरेट की जाती है मिल्क से, क्रीम सेपरेटर, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वाले आर्टिकल में हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि एक्चुअली जो मिल्क है उसमें लाइट पार्टिकल्स भी होते हैं और हैवी पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी क्रीम भी होती है और डेंसर मिल्क भी होता है। उस केस में क्या किया जाता है कि मिल्क को रोटेट किया जाता है। जब मिल्क को रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पर, हाई एंगुलर स्पीड पर, तो उस केस में जो हैवी पार्टिकल्स है वो आउटवर्ड चले जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल यानी क्रीम के पार्टिकल है वो इनवर्ड आ जाते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है
कि जब सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जिसको हम यूज करते हैं हैवी और लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। आप एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वाला लेक्चर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि सेंट्रीफ्यूज किस तरह की डिवाइस है, क्योंकि वो पूरा लेक्चर इसी चीज पर है। तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, सेंट्रीफ्यूज में जो मिल्क है वो स्पिन होगा, यानी वो रोटेट होगा बहुत ही हाई एंगुलर वेलोसिटी पर। जब स्पिन होगा तो उस केस में होगा क्या, अब मिल्क में ऑब्वियसली हैवी पार्टिकल्स भी हैं और लाइट पार्टिकल्स भी हैं। जब मिल्क को रोटेट किया जाएगा यानी हाई स्पीड के साथ उसको स्पिन किया जाएगा, तो उस केस में जितने भी मिल्क में पार्टिकल्स हैं ऑब्वियसली वो सारे के सारे सर्कल में मूव करेंगे। तो कौन सी फोर्स उनको सर्कल में मूव कराएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से हमने कहा था कि ये एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, F = mv²/r, क्योंकि यहां पर रोटेशन हो रही है तो v की जगह पर आप r ओमेगा पुट कर दीजिए, mr²ω²/r। देखिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान ये रिलेशन होता है, v = r ω। तो यहां से क्या होगा कि r² है ऊपर, r मल्टीप्लाई बाय r, इसको हम लिख सकते हैं एक r के साथ कैंसिल हो जाएगा, = mr²। ये रिलेशन भी ऑलरेडी आपने सेंट्रीपिटल फोर्स वाले आर्टिकल में पढ़ा हुआ है। अब मिल्क में जितने भी पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स या लाइट पार्टिकल्स, उन सब पार्टिकल्स पर ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसलिए वो मूव कर रहे हैं ना सर्कल में, तो ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है। अब होगा क्या कि हैवी पार्टिकल्स आउटवर्ड पुश हो जाते हैं टुवर्ड द वॉल्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। क्यों आउटवर्ड जाएंगे, इसकी वजह क्या है, देखिए जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है तो एक फोर्स अपेरेंटली आउटवर्ड पुश कर रही होती है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और एक्चुअली उसी की इफेक्ट की वजह से हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो आउटवर्ड पुश होते हैं। हैवी पार्टिकल्स अब कौन से हैं, जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो हैवी पार्टिकल्स हैं, और जो क्रीम के पार्टिकल्स हैं वो लाइटर होते हैं। क्रीम जो है वो लेस डेंसर है, इसी वजह से जब आप दूध रखते हैं तो क्रीम ऊपर की तरफ आ जाती है क्योंकि वो लेस डेंसर है। तो क्रीम के जो पार्टिकल्स हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, मिल्क के पार्टिकल्स हैं, डेंसर पार्टिकल्स, वो आउटवर्ड वॉल्स की तरफ चले जाते हैं। तो फिर यहां से हम कैसे लिखेंगे कि जब भी सेंट्रीफ्यूज को यूज करते हुए हमने मिल्क से बटर हासिल करना है तो उस केस में मिल्क को स्पिन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, स्पिन करवा देंगे। तो यहां पर यही सेंटेंस लिखेंगे और नीचे एक्सप्लेनेशन बता देंगे कि हर पार्टिकल पर ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है, हर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो हर पार्टिकल पर अपेरेंटली एक आउटवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, अपेरेंटली जो पुश कर रही है टुवर्ड्स द वॉल। तो हैवी पार्टिकल पुश हो जाएंगे, जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो इनसाइड एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब करीब रह जाएंगे, जिससे हमें क्रीम सेपरेट मिल जाएगी और मिल्क सेपरेट मिल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो क्रीम है उसको फर्दर चर्न करके आप बटर भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए यही वाला आंसर उठा के यहां पर लिख देते हैं। यहां पर अब हमने वही वाला आंसर लिख दिया है कि क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज में मिल्क को हाई स्पीड पर रोटेट करवाया जाएगा। जब रोटेट करवाया जाएगा तो वहां से हम मिल्क से बटर हासिल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो यही वाला सेंटेंस लिख दिया यहां पर। अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, क्योंकि मिल्क जो है वो मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स है। मिल्क में लाइट पार्टिकल्स यानी क्रीम भी होती है और डेंसर मिल्क, बाकी जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं। जब मिल्क को हम बहुत ही हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज में, क्योंकि यहां पर वो खुद कह रहा था यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। पहले तो हमने क्रीम सेपरेटर के बारे में पढ़ा था लेक्चर्स में, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में उसने मेंशन किया कि सेंट्रीफ्यूज को यूज करते हुए। तो सेंट्रीफ्यूज में भी क्या होता है कि मिल्क को हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है। जब रोटेट किया जाएगा तो मिल्क में जितने भी पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स, उन सब पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, जो कि किस इक्वल होगी, F = mω²r, जैसे भी मैंने आपको बताया है। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड द सेंटर होती है। और यहां पर सेंटर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। द लाइट पार्टिकल्स गैदर नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ जाते हैं, जबकि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो आउटवर्ड चले जाते हैं, जिस तरह के हमने क्रीम सेपरेटर वाले आर्टिकल में पढ़ा था। तो यहां पर भी हमने यही लिखा है। अब जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो आउटवर्ड क्यों जाते हैं, देखिए जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल्स पर, तो अपेरेंटली एक फोर्स वहां पर फील करेंगे वो पार्टिकल्स, जो कि उनको आउटवर्ड पुश कर रही है। तो हैवी पार्टिकल्स आउटवर्ड पुश हो जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स जो हैं उन पर वो फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब करीब रह जाएंगे। तो हमने यही लिखा है कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो आउटवर्ड बाहर की तरफ चले जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि मिल्क में से क्रीम सेपरेट हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बटर, जब क्रीम सेपरेट हो चुकी है तो उसके बाद क्रीम को चर्न करके हम बटर हासिल कर सकते हैं। द कलेक्टेड क्रीम इज देन चर्न टू गेट बटर।
कि जो क्रीम है उसको चर्न किया जाता है बटर हासिल करने के लिए। अब चरने का मतलब क्या है? फेंटना। जिस तरह आप अंडे को फेंटते हैं या फिर दही को फेंटते हैं, तो सिमिलरली इस तरह की डिवाइस होती है जिसमें चर्निंग की जाती है। तो ये प्रोसेस है, इसके जरिए हम क्रीम से बटर हासिल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? मिल्क से बटर। तो मिल्क से बटर हासिल करने के लिए पहले क्रीम को सेपरेट किया जाएगा सेंट्रीफ्यूज में, फिर फर्दर उसी क्रीम को चर्न करके बटर हासिल किया जाता है। तो यहां पर यह था क्वेश्चन नंबर 3.3 का आंसर। तो कैसे लगे हैं आपको ये आंसर्स? बहुत आसान आंसर्स है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाले आंसर्स कैसे लग रहे हैं। जितने भी आंसर्स मैं आपको आज के लेक्चर में सारे के सारे लिखवा रहा हूं, ये इन आंसर्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया गया है और ये जितने भी आंसर्स हैं ये सारे के सारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.4। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। कहते हैं कि मास लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले करता है। व्हाट इज इट्स एनालॉग इन रोटेशनल मोशन। कि रोटेशनल मोशन में इसका एनालॉग क्या है? देखिए, अभी हम पहले भी बहुत मर्तबा ये बात पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से मास लीनियर मोशन में अपना रोल प्ले करता है, इसी तरह से रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में अपना रोल प्ले करता है। जो रोल मास प्ले करता है लीनियर मोशन में, किस मोशन में? लीनियर मोशन में, वही रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन। अब लीनियर मोशन में इनर्शिया से क्या मुराद है? देखिए, एक्चुअली इनर्शिया है क्या चीज? अगर आप एक कार में बैठे हुए हैं और कार पूरी स्पीड के साथ मूव कर रही है, यकदम अगर वहां पर ब्रेक लगती है तो आपको एक झटका महसूस होता है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। अब एक्चुअली इनर्शिया इन लीनियर मोशन का मतलब क्या है? लीनियर मोशन में हम इनर्शिया को किस तरह से डिफाइन करते हैं? द अपोजिशन टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, ऑलरेडी मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में ये चीज समझा चुका हूं कि इनर्शिया का एक्चुअली मीनिंग क्या है। अगर एक बहुत बड़ी बस रेस्ट पर है, आप उसको धक्का देकर मूव कराने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो मूव नहीं करने पाएगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है। जब उसका मास ज्यादा है तो वो आगे से इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, तो वही जो उसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया दैट इज नोन एज इनर्शिया। तो इसका मतलब यह है कि लीनियर मोशन में जो इनर्शिया है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा मास होगा इतना ज्यादा इनर्शिया वो बॉडी ऑफर करेगी। लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है या फिर रोटेशनल इनर्शिया क्या चीज है? लेक्चर में मैंने आपको इस रॉड की एग्जांपल दी थी कि इस रॉड को मूव कराना कितना आसान है या मुश्किल है। इस तरह से रोटेट करवाना कितना आसान है या मुश्किल है, ये कौन तय करता है? रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर इस रॉड को मैं इस तरह सेंटर से घुमाऊं तो ये काफी आसान हो रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं यहां से घुमाता हूं तो ये काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको यहां से पकड़कर घुमाऊंगा तो ये ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर करेगा। इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर दूर है। आर का फैक्टर भी आ जाता है। लीनियर मोशन में जस्ट मास ही ऐसी क्वांटिटी थी जो ये डिसाइड करता था कि इनर्शिया ज्यादा है या कम है, लेकिन रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करने के दो फैक्टर्स हैं, एम और आर स्क्वायर। आर ज्यादा होगा तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। ये सारी कहानी मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में बताई थी। अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजिली असेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के आंसर में हमने लिखना क्या है? कहता है कि जिस तरह मास लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले करता है, इसी तरह से इसका एनालॉग रोटेशनल मोशन में क्या है? ऑब्वियसली दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या कर रहा था? जस्ट मास पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन रोटेशनल मोशन में ये एम पर भी डिपेंड कर रहा है और आर के स्क्वायर पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहां से पता ये चला कि रोटेशनल मोशन में जो इसका एनालॉग है वो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एम आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यही आंसर उठा के यहां पर हम लिख देंगे। यहां पर अब हमने वही वाला आंसर उठाकर लिख दिया है, द एनालॉग ऑफ मास यानी कि इनर्शिया, क्योंकि वो खुद कह रहा था कि मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, इसलिए हम ब्रैकेट में इनर्शिया लिख दिए। इन रोटेशनल मोशन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बार बार चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, जो रोल मास प्ले करता है लीनियर मोशन में वही यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, क्योंकि वहां पर क्या था? F इज इक्वल टू एम ए, यहां पर क्या है? टाई इज इक्वल टू आई अल्फा, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं।
ए की जगह पर अल्फा, एफ की जगह पर टा है, पीछे एम और आई बचा है, तो जिस तरह वहां पर एम है यहां पर क्या है, आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जस्ट एक छोटी सी बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में, जो कि मैस करता है लीनियर मोशन में। एक लाइन में ये वाला आंसर आपने लिख देना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना आपने क्या करना है, सबसे पहले टर्म्स को डिफाइन करना है। जैसे यहां पर इनर्शिया की बात हो रही है, लीनियर मोशन में इनर्शिया का क्या मतलब है, देखिए इन लीनियर मोशन मैस इज मेजर ऑफ इनर्शिया, वो तो उसने खुद ही दे दिया, यहां से उठाकर ये सेंटेंस हमने लिखा है। एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स लीनियर मोशन। देखिए अगर बॉडी लीनियर मोशन में है, वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो जब आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इनर्शिया इन लीनियर मोशन। अब रोटेशनल मोशन के केस में क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन के केस में हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पर मैस था मेजर ऑफ इनर्शिया, जबकि यहां पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। देखिए अगर बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, वहां पर अगर आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, जो रेजिस्टेंस उस वक्त प्रोवाइड करेगी दैट इज इनर्शिया इन लीनियर मोशन, यानी वो उसके मैस की वजह से होगी। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेटिंग बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, तो आगे से वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। तो यहां पर हमने ये लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। यानी रोटेशनल मोशन को जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वहां पर वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जो रेजिस्टेंस वहां पर वो प्रोवाइड करेगा दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर हमने मामूली सी डेफिनेशन लिखी है इनर्शिया इन लीनियर मोशन की, यहां पर इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों को बता देने के बाद फिर आपने डिफरेंस बता देना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। अनलाइक इनर्शिया इन लीनियर मोशन, कि लीनियर मोशन में जो इनर्शिया है वो तो जस्ट मैस पर डिपेंड कर रहा था कि बॉडी कितनी हैवी है, बॉडी का जितना ज्यादा मैस होगा इतनी उसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ये एम पर भी डिपेंड करता है, आर पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि जो बॉडी रोटेट कर रही है उसका मैस कितना है, और इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस किस तरह से है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, इट आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जस्ट टोटल मैस एम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मैस रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी आर पर भी डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैस कितना परे परे है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी दूरी पर है। तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जिसमें एम क्या है, मैस, वो ऑलरेडी हमने यहां पर बता दिया, टोटल मैस एम है, आर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस रिलेटिव टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कितनी दूरी पर है वो मैस। देन आपने ये एक सेंटेंस लिख देना है, एन ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट एक्सिस, कि डिफरेंट एक्सिस के लिए ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में इस रिजिड बॉडी की एग्जांपल ली थी, किस तरह से रोटेट कर रही है, यहां पर ये जो इनर्शिया ऑफर करेगी वो रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर मैं यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करके किसी और पॉइंट पर ले जाऊं, तो देखिए ये सारे डिस्टेंसेस आर चेंज हो जाएंगे। जब ये आर चेंज होंगे तो यहां से फिर आई भी तो चेंज हो जाएगा, यहां से आर चेंज होगा तो आई चेंज हो जाएगा। तो हमने यही बात की है कि अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे, यानी यहां से उठा के आप कहीं और ले जाएंगे, लेट्स से यहां पर, तो क्योंकि सारे आर चेंज हो गए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चेंज होने की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी चेंज हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो बॉडी है इसका डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिफरेंट एक्सिस के लिए। तो यही बात हमने लिखी है कि एन ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट एक्सिस, क्योंकि जब आप एक्सिस चेंज करेंगे आर चेंज होगा तो आई चेंज हो जाएगा। तो यही कुछ था आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3.4 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3.5 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.5, व्हाई इट इज हार्डर फॉर ए कार टू टेक टर्न एट हाई स्पीड। अब क्वेश्चन नंबर 3.5 से पिछले जो क्वेश्चन थे 3.1, 3.2, 3.4 ये तो काफी आसान क्वेश्चन थे, इनको हमने एज इट इज लेक्चर्स में पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए उनको थोड़ा जल्दी जल्दी हमने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3.5 से अब आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट्स वाली बातें स्टार्ट हो रही है। कहता है कि जब कार बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तो उस केस में टर्न लेना मुश्किल होगा। क्यों होगा? मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए हैं और कार को ड्राइव कर रहे हैं, स्टीयरिंग आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर आप बहुत ही हाई स्पीड पर जा रहे हो तो आपको मालूम होगा कि स्टीयरिंग को टर्न करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। यहां पर हमने यही बताना है कि जब आप हाई स्पीड पर मूव कर रहे हो
तो उस केस में टर्न लेना मुश्किल क्यों होता है? इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या कहती है कि टर्न लेना क्यों मुश्किल है? देखें, टर्न होता किस तरह का है। मान लीजिए ये एक रोड है जिस पर ये इस तरह का एक टर्न आ रहा है। क्या आ रहा है? टर्न आ रहा है। बस रफ डायग्राम है ये आपको समझाने के लिए। अब कार यहां से मूव करके आ रही है, यहां तक तो सीधा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, लेकिन यहां से उसको टर्न करना है। जब वो टर्न करेगी तो उसके बाद अगेन वो अपने पाथ पर वापस आ जाएगी। लेकिन हमने बात करनी है यहां पर टर्न की, कि मान लीजिए बहुत हाई स्पीड के साथ एक कार मूव करके आ रही है, उसने यहां पर टर्न लेना है। कहते हैं कि उसके लिए टर्न लेना मुश्किल होगा क्योंकि स्पीड जो हाई है। तो क्यों मुश्किल होगा? फिजिक्स क्या कहती है? मान लीजिए ये कार यहां पर है, इस वक्त कार किधर है? यहां पर मूव कर रही है, इसने टर्न लेना है, आगे इसी तरह जा रही है। अब यहां पर एक्चुअली ये क्या है? कर्व्ड पाथ है, यहां से कर्व्ड पाथ है ऑब्वियसली। अगर हम यहां से इस कर्व्ड पाथ को इस तरह से कंप्लीट करें तो ये कुछ एक सर्कल नहीं बन रहा इस तरह का? जी बिल्कुल सर, ये तो सर्कल ही बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्न वाला पाथ है ये ऑलमोस्ट इस सर्कल का हिस्सा है, यानी इसी सर्कल का पार्ट है। तो इस सर्कल का सेंटर कहां पर है? यहां पर है इस सर्कल का सेंटर। अब कौन सी फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव कराती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर भी इसने पार्ट ऑफ द सर्कल में मूव करना है, यानी ये जो यहां पर टर्न है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ द सर्कल ही है ना, क्योंकि एक कर्व्ड पाथ है। कर्व्ड पाथ, सर्कल का कोई भी छोटा सा हिस्सा ले ले वो एक कर्व्ड पाथ बनेगा। इसी तरह हम यहां पर भी कह रहे हैं ये सर्कल का ही छोटा सा पार्ट है, ये जो टर्न है। अब जो चीज उसको टर्न करा रही है डेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एਵੇਂ ही नहीं आ जाती, बल्कि उसके पीछे कोई और फोर्स होती है। जिस तरह मून अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। सिमिलरली यहां पर जब इसने टर्न लेना है, यानी सर्कुलर पाथ फॉलो करना है, तो इसके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कहां से? वो कौन सी फोर्स है जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है? अब यहां पर अगर देखा जाए तो इस रोड और कार के टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन हो रही है, और फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। यही जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब देखें, जब हाई स्पीड पर इस कार ने टर्न करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि क्या होता है? F इज इक्वल टू mv² ओवर r। अगर बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी v बहुत ज्यादा है, यहां पर v जब आप ज्यादा पुट करेंगे तो क्या होगा? F ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि v का स्क्वायर है, F बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा बहुत F। जब ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी तो ऑब्वियसली जो फोर्स इसको प्रोवाइड कर रही है वो भी तो ज्यादा होनी चाहिए। इट्स मीन कि टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो भी इतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी भी तो एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन तो नहीं आ सकती। जब यहां पर फ्रिक्शन की लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन टायर्स और रोड के दरमियान नहीं हो सकती फ्रिक्शनल फोर्स। तो हाई स्पीड पर इसको टर्न करने के लिए ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इसको ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। जब ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? जब ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आ सकेगी तो कार टर्न नहीं कर सकेगी, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप किसी भी तरीके से टर्न करने की कोशिश कर ही लें तो उस केस में क्या होगा कि कार उलट सकती है, डैमेज हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। इट्स मीन कि यहां से समझ आया कि जब कार ने टर्न करना है तो ऑब्वियसली उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि इसने यहां पे सर्कुलर पाथ फॉलो करना है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, यानी फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। जब फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकेगी जितनी चाहिए, तो उस केस में फिर टर्न लेना तो मुश्किल हो जाएगा। तो यही है इसका आंसर। यहां पर अब हमने इस क्वेश्चन के आंसर में भी यही बात लिख दी है कि इट इज हार्डर बिकॉज ए मच ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, इसलिए हाई स्पीड पर टर्न करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ऐसे क्वेश्चन जिनमें वो पूछता है व्हाई, ऐसा क्यों होता है, तो उनमें आपने वन लाइन आंसर के बाद रीजन की हेडिंग लगानी है। अब यहां पर अपने इस चीज का रीजन देना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के हाई होने की वजह से टर्न करना क्यों हार्डर होता है। तो किस तरह से लिखेंगे? फॉर ए कार टू टर्न, इतनी बात पहले आपने लिखनी है कि किसी भी कार को टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो कि सेंटर ऑफ द कर्व की तरफ एक्ट करती है। जिस तरह यहां पर मैंने आपको भी समझाया था, वहां पर एक सर्कल बन रहा था जिसका हमने सेंटर मार्क किया था, और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर एक्ट करती है? टुवर्ड द सेंटर।
तो यहां पर हमने यही लिखा कि टू दी सेंटर ऑफ द कर्व। अब यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? जैसे भी मैंने आपको बताया है कि फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, यानी उस फ्रिक्शनल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। तो यहां पर यही बात लिखी है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? Fc इज इक्वल टू mv²/r। जब वो कह रहा था कि हाई स्पीड, जब यहां से स्पीड हाई करेंगे तो v का स्क्वायर हो जाएगा, जब v का स्क्वायर होगा तो Fc बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही बात हमने लिखी है कि यहां पर ये जो m है ये मास ऑफ कार है, v क्या है? ये स्पीड ऑफ द कार है, और r क्या है? जो हमने यहां पर सर्कल ड्रा किया था उसका जो रेडियस बन रहा था दैट इज r, तो उसको हमने लिखा है रेडियस ऑफ द टर्न, क्योंकि वहां पर टर्न था। पूरा सर्कल तो हमने इमेजिनरी कंसिडर खुद किया था ताकि रेडियस को अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो ऑब्वियसली ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब v का स्क्वायर होगा तो ज्यादा हो जाएगी। यही बात लिखी है, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड एट स्लो स्पीड्स। देखिए जब यहां पर v कम होगा यानी स्लो स्पीड होगी तो उस केस में यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगी, और जो फ्रिक्शन है वो आसानी से ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर लेगी। लेकिन अगर यहां पर v ज्यादा हो जाए, यानी जब बट एट हाई स्पीड्स, लेकिन जब v ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा? जब v बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी v का स्क्वायर है, जब स्क्वायर करेंगे तो वो और बढ़ जाएगा, जब और बढ़ेगा तो यहां से Fc ज्यादा हो जाएगा। जब Fc ज्यादा हो जाएगा, अब जो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर्स एंड द कार है उसकी भी तो एक लिमिट है। अब जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, यानी वो जो फ्रिक्शन बिटवीन कार्स एंड टायर है वो इतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जब नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे तो उस केस में क्या होगा? काजिंग द कार टू स्किड। उस केस में कार स्लिप भी हो सकती है, टॉपल भी हो सकती है, पलट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने लिखा है कि इट इज हार्डर फॉर ए कार टू टेक टर्न एट हाई स्पीड देन एट लोअर स्पीड। यानी अगर कोई कार हाई स्पीड पर टर्न करना चाहती है तो ये मुश्किल होगा और लो स्पीड पर टर्न करना आसान होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.6। What are benefits of using rear wheels of heavy vehicle consisted of double tires? आपने बड़ी व्हीकल्स देखी होंगी जिनकी बैक साइड पर डबल टायर्स लगे होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा लोड होता है। देखिए वहां पर कहता है कि डबल टायर्स यूज करने का एडवांटेज क्या है, इसका क्या फायदा है कि उनमें डबल टायर्स यूज किए जाते हैं, सिंगल क्यों नहीं यूज किए जाते? जब डबल यूज किए जाते हैं तो क्या इसका कोई फायदा भी है? कहता है कि वो बेनिफिट्स लिखें। ये क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स को यहां पर टेस्ट में दिया था। एक स्टूडेंट ने इसका बड़ा जबरदस्त आंसर लिखा। उसने लिखा जी यहां पर डबल टायर यूज किए जाते हैं ताकि जब एक टायर फट जाए तो दूसरा टायर काम आ जाए। वाह क्या आंसर है! आपने इस तरह का आंसर नहीं करना बल्कि फिजिक्स को यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन को जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को आपने जहन में लाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो एक्चुअली यहां पर देखिए जब हैवी कार होगी तो ऑब्वियसली उसका मास ज्यादा होगा। जब मास ज्यादा होगा, अब हैवी कार ने जब टर्न करना होगा तो उसको ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगी। यहां पर जरा थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। Fc इज इक्वल टू mv²/r। जब मास ज्यादा होगा तो सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ऑब्वियसली जब भी किसी भी कार ने टर्न करना होता है या किसी भी व्हीकल ने तो उसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होती है। अब जब मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए होगी। जब सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए होगी तो इस सेंटीपिटल फोर्स क्योंकि फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड से आ रही है, जब दो टायर्स होंगे ज्यादा कंटेक्ट होगा विद ग्राउंड तो ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगी। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी तो वो आसानी से ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर लेगी और कार वहां पर आसानी से टर्न कर लेगी। तो यहां पर फिर हमने यही बात लिखी है कि डबल रेयर टायर्स फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। देखिए एक टायर होगा तो ग्राउंड के साथ कम कंटेक्ट होगा, कम फ्रिक्शन आएगी, लेकिन डबल टायर्स जब होंगे तो ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ कंटेक्ट ज्यादा होगा। जब ज्यादा कंटेक्ट होगा ग्राउंड के साथ तो फ्रिक्शन भी ज्यादा आएगी। रिड्यूस प्रेशर ऑन ईच टायर, जब डबल टायर होंगे तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ज्यादा एक टायर पर नहीं पड़ेगा। एंड इंप्रूव रोटेशनल स्टेबिलिटी, और रोटेशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच हेल्प्स हैवी व्हीकल्स टू टर्न सेफली। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब डबल टायर्स होंगे तो कोई भी व्हीकल आसानी से टर्न कर सकता है। इस तरह यहां पर मैंने आपको समझाया है, क्योंकि व्हीकल को टर्न करने के लिए क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स। और वो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगी जो कि टायर्स और ग्राउंड के दरमियान है। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स जितनी ज्यादा होगी इतनी आसानी से ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर लेगी। जब मास यहां से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली सेंटीपिटल फोर्स भी तो ज्यादा चाहिए होगी, और जब सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। जब डबल टायर्स आप यूज करेंगे तो फ्रिक्शनल ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। जब फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी तो आसानी से ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड कर लेगी और इस केस में फिर कार आसानी से टर्न कर लेगी।
अब यहाँ पर आपने 2 हेडिंग्स दे देनी है, क्योंकि यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 2 हेडिंग लगाएंगे तो वहां पर आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहली बात हमने ये लिखी है कि ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स, कि ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी व्हेन अ हैवी व्हीकल टर्न्स, जब कोई भी हैवी व्हीकल टर्न करती है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है, तो उस केस में लार्ज सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। डबल टायर्स का क्योंकि रोड के साथ कंटेक्ट ज्यादा होगा, एक होगा तो कंटेक्ट कम होगा, लेकिन जब डबल होंगे, 2 टायर्स इकट्ठे जुड़े हुए होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और ये फ्रिक्शनल फोर्स आसानी से सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर लेगी। जब आसानी से सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर लेगी तो व्हीकल आसानी से टर्न कर लेगा। इंप्रूव्ड रोटेशनल स्टेबिलिटी, देखिए अगर एक टायर है तो वो कुछ ग्राउंड से इतनी जगह कवर करेगा, उसी की जगह पर अगर 2 होंगे तो इतनी जगह कवर करेगा, यानी ये एक वाइडर बेस प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? वाइडर बेस। जब वाइडर बेस प्रोवाइड करेगा तो उस केस में क्या होगा कि व्हीकल मोर स्टेबल हो जाएगी, यानी आसानी से मूव कर पाएगी। तो यहां पर ये 2 पॉइंट्स थे जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आपने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से, इसी पैटर्न पर अपने नोट्स में लिखना है और देन पेपर में भी लिखना है। अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत ही जबरदस्त मार्क्स मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.7। When a moving car turns around a corner to the left, in what direction do the occupants tend to fall? Explain briefly. कहते हैं कि एक मूविंग कार है जो कि लेफ्ट की तरफ टर्न करती है। कुछ यहां पर थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये एक रोड है और यहां पर ये एक टर्न है, और कार जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है यहां से, और यहां से वो टर्न करती है। देखिए जब मूविंग कार यहां से टर्न करेगी तो लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही है। कहते हैं कि ऑक्यूपेंट्स जो उसमें बंदे बैठे हुए हैं उन्हें क्या महसूस होगा कि वो किधर फॉल हो रहे हैं। आपने जरूर ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जब कोई भी कार टर्न करती है और आप कार में बैठे हुए हो, तो अगर कार इस तरफ मूव करे तो आपको इस तरफ एक पुश मिलता है, आप उस तरफ धकेल दिए जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? देखिए यहां पर पहले कार मूव कर रही है लीनियर पाथ में, और आप भी कार में मूव कर रहे हैं बिल्कुल लीनियर पाथ में। कार भी मोशन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और आप भी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट दोनों लीनियर मोशन में है। कार भी लीनियर मोशन में है और आप जो कार के अंदर बैठे हुए हैं वो भी लीनियर मोशन में है। तो इस केस में एक्चुअली होगा क्या कि यहां तक आप आए, अब यहां से टर्न लेना है। कोई भी बॉडी चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करती है। देखिए यहां पर ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ मोशन इन द सेम डायरेक्शन। कोई भी बॉडी अगर इस तरह से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहती है। अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना चाहेंगे, तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करेगी, दैट इज द इनर्शिया। तो यहां पर भी ड्यू टू इनर्शिया वो रेजिस्ट करेगी। अब कार ने तो इस तरह टर्न होना है, आपकी बॉडी पहले स्ट्रेट लाइन मोशन में थी, अब भी वो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहना चाहती है। जब कार ने टर्न किया है इस तरह से, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है। अब यहां तक तो अब स्ट्रेट लाइन में आए, अब आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही आगे मूव करना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जब कार ने टर्न किया है तो जो आपकी बॉडी है वो यहां पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। जब रेजिस्ट करेगी तो आपको फील इस तरह से होगा जैसे जो कार है यहां पर इसकी ये वाली जो साइड है राइट साइड, ये आपकी तरफ पुश कर रही है, या आपको ऐसे लगेगा कि आप राइट साइड की तरफ फॉल हो रहे हैं, यानी आप राइट साइड की तरफ गिर रहे हैं। क्योंकि देखिए कार इधर टर्न ले रही है, आपकी बॉडी इसमें स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है जैसे पहले मूव कर रही थी ड्यू टू इनर्शिया। जब स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है, लेकिन जब कार टर्न करेगी तो ऑब्वियसली वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही है। जो बॉडी है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो चेंज है इसको रेजिस्ट करेगी। जब रेजिस्ट करेगी तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप राइट की तरफ गिर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा फील क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? देखिए जब कार यहां पर टर्न कर रही है, आपकी बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है, लेकिन कार टर्न कर रही है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करना चाहती है, जैसे कार टर्न करेगी तो आपको राइट की तरफ से एक पुश मिलेगा और आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप राइट की तरफ गिर रहे हैं, राइट साइड की तरफ। तो यही वजह है। तो यहां से क्या पता चला कि ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहती है। जब उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज लाएंगे तो उसको रेजिस्ट करेगी। जब रेजिस्ट करेगी तो आपको यहां पर ऐसे महसूस होगा जैसे आप आउटवर्ड यानी राइट साइड की तरफ गिर रहे हैं। तो इसी आंसर को उठाकर यहां पे लिख देते हैं। यहां पर अब हमने यही आंसर उठाकर लिख दिया, द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल टुवर्ड्स द राइट साइड, कि जो कार में पर्संस हैं उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वो राइट साइड की तरफ फॉल हुए हैं। और बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो पूछा था व्हाट डायरेक्शन, आपने डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन क्या है? राइट साइड।
अब एक्सप्लेनेशन आपने इसकी लिखनी है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी कोई कार मूव करके लेफ्ट की तरफ टर्न लेगी, मान लीजिए इस तरह से कार की राइट साइड है और इधर लेफ्ट साइड भी है, वो इमेजिनरी आप कंसीडर कर लें। कार इस तरह से मूव कर रही है, मूव की जा रही है, मूव की जा रही है। अब यहां पर उसने लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया है, इतनी बात हो गई। अब कहते हैं कि जो उसमें ऑक्यूपेंट्स हैं, जो उसमें पर्सन है, वो ऐसा महसूस करेंगे जैसे वो आउटवर्ड फॉल हुए हैं। किस तरह से? मान लीजिए ये कार की राइट साइड है, अब यहां पर ये ऑक्यूपेंट है, उसकी डायरेक्शन ये है, यानी कार में जो पर्सन है। अब यहां से कार भी और पर्सन भी मूव किए जा रहे हैं। पर्सन स्ट्रेट लाइन में आगे मूव करना चाहता है, कार ने टर्न लिया, जैसे कार ने टर्न लिया तो पर्सन अब किधर टच कर रहे हैं? कार की राइट साइड थी जहां पर मैंने बुक रखी है, तो पर्सन इसको इस तरह से टच कर रहे हैं, यानी यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो कि राइट साइड पर्सन के ऊपर कर रही है। तो पर्सन को ऐसे लगेगा जैसे वो बाहर की तरफ फॉल हो रहा है, यानी जब उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, पर्सन को ऐसे लगेगा जैसे वो उस पर कर रहे हैं और कार उस पर कर रही है, यानी उसको ऐसा महसूस होगा इन शॉर्ट कि वो बाहर की तरफ फॉल हो रहा है। तो यहां पर भी यही बात है कि टेंड टू फॉल आउटवर्ड, दैट इज टुवर्ड द राइट साइड की तरफ। अब ये इफेक्ट क्यों आया? ड्यू टू इनर्शिया। जो बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, वो उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ में मूव करना चाहती है। जब आप उसकी डायरेक्शन में चेंज लेकर आएंगे तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करेगी। जब रेजिस्ट करेगी तभी तो यहां पर राइट साइड की तरफ उसको इस तरह महसूस हुआ कि वो फॉल हो रहा है। तो ये क्यों है? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर क्योंकि कह रहा है कि कार टर्न करेगी, डायरेक्शन चेंज होगी, उसमें जो ऑक्यूपेंट है वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कार के साथ साथ। जब कार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो क्योंकि ऑक्यूपेंट अपनी स्ट्रेट डायरेक्शन को कंटिन्यू रखना चाहता है, उसी डायरेक्शन मूव करना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। तो इस केस में क्या होगा कि इस तरफ उसको ऐसे लगेगा वो फॉल हो रहा है राइट साइड की तरफ। तो हमने ये लिखा कि दिस इज ड्यू टू इनर्शिया एज डिस्क्राइब्ड इन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द बॉडी ऑफ ऑक्यूपेंट ट्राई टू कंटिन्यू देयर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वही बात यहां पर भी लिख दी है कि जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो कंटिन्यू रखना चाहती हैं अपने मोशन को, उनकी जो बॉडीज हैं वो कंटिन्यू रखना चाहती हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को ही। जबकि कार टर्न कर जाएगी लेफ्ट की तरफ, जब कार लेफ्ट की तरफ इस तरह टर्न कर जाएगी तो ऑक्यूपेंट्स को ऐसे लगेगा जैसे वो राइट की तरफ फॉल हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि रिलेटिव टू कार जो पैसेंजर्स हैं उन्हें ऐसे लगेगा कि वो आउटवर्ड थ्रो हो रहे हैं टुवर्ड्स दी राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अब आपने जब भी ट्रेवल करना है तो जरूर ये ऑब्जर्व करना है कि जब कार टर्न करती है तो क्या आपको राइट की तरफ पुश मिलता है या नहीं मिलता। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप राइट की तरफ फॉल कर रहे हैं? अगर ये आपने ऑब्जर्व कर लिया तो फिर ये क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.8। इसमें क्या है? वाई इज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। कहते हैं कि अगर इस तरह की एक बॉडी हो जो कि सर्कल में मूव कर रही हो इस तरह से, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है, यहां पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी ऑब्वियसली, वो सेंटर की तरफ क्यों होती है। तो इसको जरा थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं कि क्यों होती है। ऑल्दो लेक्चर में मैंने आपको ये बात क्लियर की हुई है, लेकिन यहां पर इसको दोबारा से देख लेते हैं। सर्कुलर पाथ देखिए, कुछ इस तरह का पाथ है सर्कुलर पाथ। यहां पर ये सर्कल का सेंटर है। अब लेट्स से यहां पर वो बॉडी है जो कि मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। मान लीजिए इसी तरह का ये स्टोन है और यहां पर स्ट्रिंग अटैच्ड है। अब कौन सी फोर्स है जो इसको सर्कल में घुमाई जा रही है? ऑब्वियसली वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। बार बार आपने पढ़ी हुई है कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव कराती है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर है? देखिए, स्ट्रिंग इसको इस तरफ खींच रही है। जब मैं इसको इस तरह से घुमा रहा था तो ये स्ट्रिंग इस बॉल को किधर खींच रही थी? टुवर्ड द सेंटर। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड द सेंटर एक्ट करती है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। अब इसको हम क्या कहते हैं? FC। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है, यानी F इज इक्वल टू ma। यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करेगी तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर मैं कहूं कि ये वाली फोर्स सेंटीमीटर फोर्स है तो फिर ये वाली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब जब इस स्टोन पर ये सेंटीमीटर फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली इस फोर्स की वजह से भी तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या करें? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। यानी सेंटीमीटर फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है
कि जब फोर्स एक्ट करेगी किसी भी बॉडी पर तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, सेंटीमीटर फोर्स एक्ट करेगी तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, जिधर सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। यानी अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उस पर सेंटीमीटर फोर्स एक्ट कर रही होती है। सेंटीमीटर फोर्स किधर एक्ट करती है? टुवर्ड द सेंटर। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर ही होगी। यानी यहां पर जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी सेंटर की तरफ होगी। तो यहां पर ये यही नहीं पूछ रहा था कि एक्सेलरेशन क्यों सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। इसलिए जब सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो यही वाला आंसर उठाकर यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पर हमने यही आंसर लिख दिया है कि जो एक्सेलरेशन होगी इस केस में, वो यही पूछ रहा था कि एक्सेलरेशन क्यों सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। वो इसलिए सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उस बॉडी को सर्कल में घुमाई जा रही है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है, जिस तरह भी मैंने आपको बताया है। एक लाइन में पहले आंसर करके उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब देखें सर्कुलर पाथ किस तरह का होता है, इस तरह का जैसे अभी मैंने आपको बताया है। लेट्स से यहां पर ये बॉडी है जो कि मूव कर रही है इस सर्कल के अलावा। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ होगी, v की डायरेक्शन, v वेक्टर। अब अगर बॉडी यहां पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, v वेक्टर। यहां पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, v वेक्टर। यहां पर है तो इधर होगी, v वेक्टर। यहां पर है तो इधर होगी, v वेक्टर। अगर यहां पर है तो इधर होगी, v वेक्टर। सिमिलरली यहां पर है तो इधर होगी, v वेक्टर। यहां पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। इसका मतलब है कि यहां पर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रही है। जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो वहां पर होगी। तो यहां पर हमने ये लिखा है सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। देखें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर है। किसी एक में भी अगर चेंज आएगा, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तब भी हम कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी है। अगर चेंज इन डायरेक्शन है तब भी हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी है। यहां पर क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट चेंज इन डायरेक्शन है, तो हम क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड है तो इसलिए हमने कहा है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। जब चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही यही है कि एक्सेलरेशन। A change in velocity means the body has acceleration। अब न्यूटन सर ने क्या कहा था कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगी जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो वही बात आपने यहां पर लिखनी है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। जब किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करती है तो जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होती है उसी डायरेक्शन में जिसमें फोर्स एक्ट हुई है। अब क्योंकि यहां पर जो फोर्स है जो इस पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ में घुमाई जा रही है, यानी वो फोर्स जो इस पार्टिकल को ये वाली वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही है दैट इज टुवर्ड द सेंटर। क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स है ना, ये टुवर्ड द सेंटर है। जब टुवर्ड द सेंटर है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी किधर होगी? टुवर्ड द सेंटर। तो यही पूछा था कि क्यों होगी? इस वजह से होगी क्योंकि जो फोर्स है इसको सर्कल में मूव करवाने वाली उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो न्यूटन सर ने ये कहा था कि अगर उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होगी, विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हेंस द एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ ही होगी सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 3.8 भी कंप्लीट होता है। ये वाली जो डायग्राम है, ये रफ डायग्राम है, ये आपने साथ नहीं बनानी, बस आंसर इतना ही है। आपने इसको नोट्स में लिखना है और इसी को पेपर में लिखकर आना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.9। हाउ डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ स्पेसशिप। कहते हैं कि एक स्पेसशिप है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, अर्थ के अराउंड मूव कर रही है अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, उसमें जो पर्सन है वो वेटलेस क्यों फील करता है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब तो आपको ये क्वेश्चन रट ही चुका होगा कि पर्सन क्यों वेटलेस फील करता है। देखिए उस लेक्चर में मैंने आपको बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश की थी
कि वेटलेसनेस क्यों फील करता है, क्योंकि स्पोर्टिंग फोर्स जीरो हो जाती है। और वहां पर मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दी थी वेटलेसनेस वाले लेक्चर में कि क्यों स्पोर्टिंग फोर्स जीरो होती है, किस तरह से जीरो होती है, और एक्चुअली वेटलेसनेस का मीनिंग क्या है, इसको आपने फिजिकली इंटरप्रेट किस तरह से करना है। क्या वहां पर वेट जीरो है, ग्रेविटी जीरो है? वहां पर मैंने आपको बताया था कि वेट और ग्रेविटी दोनों जीरो नहीं है, बल्कि स्पोर्टिंग फोर्स जीरो हो जाती है, इसकी वजह से वो वेटलेसनेस फील करता है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना हुआ और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो वाला लेक्चर पहले सुन लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3.9 है, इसका हमने आंसर उसी आर्टिकल से लिखना है, बस थोड़ी अपनी वर्डिंग में लिखना है। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि लेट्स से अगर ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, और ये एक स्पेसशिप है जो कि अर्थ के अराउंड इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये स्पेसशिप क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड। अब देखिए इस स्पेसशिप में कहता है कि जो पर्सन है यहां पर वो वेटलेसनेस फील करेगा। तो बताइए क्यों वेटलेसनेस फील करेगा। अब देखें यहां पर हमने ये बात भी पढ़ी हुई है कि जब कोई स्पेसशिप अराउंड दी अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसमें जो पर्सन होता है वो कॉन्स्टेंटली फ्री फॉल कर रहा होता है। ये स्पेसशिप भी यानी ये वाला सैटेलाइट भी और इसमें जो पर्सन है वो भी अंडर दी कांस्टेंट फ्री फॉल होते हैं, यानी फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये अर्थ पर नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते, इसका सारा रीजन मैंने आपको लेक्चर में दिया हुआ है। वहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फ्री फॉल की एग्जांपल आप इस तरह से कंसीडर कीजिए कि ये एक चेयर है और इस पर आप इस जगह पर बैठे हुए हैं। अब पहले मान लीजिए कि ये चेयर जो है वो जमीन पर पड़ी हुई है। अब आपका ऑब्वियसली कोई ना कोई वेट है, क्योंकि ग्रेविटी आपको पुल कर रही है, इसकी वजह से फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है इस चेयर पर, और ये चेयर आपको अपवर्ड पुश देकर रखे हुए हैं इस तरह से। ये जो अपवर्ड पुश है इसी को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स Fn, और ये क्या है आपका वेट। अब एक्चुअली आपको वेट क्यों फील हो रहा है, क्योंकि चेयर ने आपको अपवर्ड पुश देकर रखा हुआ है। अगर यहां से चेयर का अपवर्ड पुश खत्म हो जाए तो वहां पर आपको ऐसे फील होगा जैसे आपका वेट है ही नहीं, यानी वेटलेसनेस आपको फील होगी। अब किस तरह से, लेट्स से यहां पर अगर मैं इस चेयर को स्पेस में जाकर छोड़ देता हूं, यहां पर कंसीडर कीजिए मैं इस चेयर को स्पेस में जाकर छोड़ देता हूं। अब जिस वैल्यू ऑफ जी के साथ चेयर नीचे मूव कर रही है उसी वैल्यू ऑफ जी के साथ आप भी मूव कर रहे हैं, यानी जिस वैल्यू ऑफ जी के साथ आप नीचे मूव कर रहे हैं चेयर भी इसी वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे मूव कर रही है। यहां पर आपका वेट तो प्रेजेंट है बट जो नॉर्मल फोर्स है Fn वो नहीं है, यानी चेयर ने जो आपको अपवर्ड पुश देकर रखा हुआ होगा वो यहां पर वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितनी जी के साथ चेयर नीचे आ रही है इतनी जी के साथ आप भी नीचे आ रहे हैं, यानी कोई आपको अपवर्ड पुश फील नहीं हो रहा। जब आपको ये फील ही नहीं हो रहा कि कोई चीज आपको अपवर्ड पुश किए हुए है तो यहां पर नॉर्मल फोर्स या फिर स्पोर्टिंग फोर्स जीरो हो जाती है। जब स्पोर्टिंग फोर्स जीरो हो जाती है तो प्यारे बच्चों उस वक्त हम कहते हैं कि यहां पर वेटलेसनेस का फिनोमेना हो गया है। सिमिलरली यहां पर क्या होगा कि सैटेलाइट में जो पर्सन है वो भी कांस्टेंट फ्री फॉल में होता है, जिस तरह यहां पर चेयर और आप फ्री फॉल कर रहे थे, इसी तरह इसमें जो पर्सन है वो भी और सैटेलाइट भी दोनों फ्री फॉल में होते हैं। जब यहां पर ये सैटेलाइट और इसमें जो पर्सन है ये सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ फॉल कर रहे हैं, क्योंकि फ्री फॉल में है तो सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ दोनों फॉल कर रहे हैं। जब सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ फॉल कर रहे हैं तो पर्सन को ये महसूस होगा कि यहां पर कोई सपोर्टिंग फोर्स नहीं है, उसको ऐसे फील होगा कि उसका कोई वेट ही नहीं है। यहां पर जो उसको ये फील हो रहा है कि उसका वेट नहीं है, दैट इज एक्चुअली द फिनोमेना ऑफ वेटलेसनेस, यानी उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो वेटलेस है, क्योंकि कोई चीज उसको नीचे से ऊपर थामे हुए नहीं है। तो यही वजह है कि पर्सन यहां पर क्या करेगा, वेटलेसनेस फील करेगा। यहां पर उसका वेट भी प्रेजेंट है, ग्रेविटी भी प्रेजेंट है, बट क्योंकि कोई सपोर्टिंग फोर्स नहीं उस पर एक्ट कर रही जिसकी वजह से उसको ऐसे फील हो रहा है वो वेटलेस है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, अब जमीन मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और फ्लोर मुझे अपवर्ड पुश कर रहा है। अगर फ्लोर का ये अपवर्ड पुश खत्म हो जाए तो मुझे क्या लगेगा, जैसे मेरा वेट ही नहीं है। सिमिलरली यहां पर क्योंकि ये भी नीचे फॉल कर रहे हैं सैटेलाइट और ये पर्सन भी नीचे फॉल कर रहा है, दोनों कांस्टेंट नीचे फॉल कर रहे हैं सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ, तो इसको कोई अपवर्ड पुश जब नहीं मिलेगा तो इस पर्सन को ऐसे फील होगा जैसे ये वेटलेसनेस की कंडीशन में है। अब स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि सर अगर ये कांस्टेंटली फॉल कर रहे हैं तो ये जमीन पर गिरते क्यों नहीं है। देखिए इनकी जो यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, और यही जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जो कि सर्कल में इसको मूव करा रही है। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ।
अभी जो हम स्टोन की एग्जांपल ले रहे थे कि ये स्टोन है, इस तरह से मूव कर रहा है, इस स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स इधर खींच रही थी सेंटर की तरफ, लेकिन ये स्टोन क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा था। क्या ये स्टोन इधर गिर रहा था सेंटर पर? नहीं ना गिर रहा था। सिमिलरली यहां पर भी ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी एनफ है कि ये ऑर्बिट में मूव करता रहता है सैटेलाइट, बल्कि जमीन की तरफ नहीं गिरता, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली फ्री फॉल कर रहा होता है। जब फ्री फॉल कर रहा होता है तो यहां पर इसको वेटलेसनेस फील होगी जो एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में प्रेजेंट है। तो यही बात उठाकर यहां पर लिख देते हैं। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वाला लेक्चर सुने वेटलेसनेस वाला, जिसमें मैंने इस चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और वहां पर बहुत सारी रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि एक्चुअली वेटलेसनेस का मतलब क्या है। अगर वो लेक्चर आपने सुन लिया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, और आप जानते होंगे कि ये फोर्स कौन सी फोर्स है, ये कैसे जीरो होती है, क्यों जीरो होती है, ये सारे रीजंस मैंने उस लेक्चर में बताए हुए हैं। यहां पर हमने यही आंसर लिख दिया है कि जो एस्ट्रोनॉट है वो वेटलेसनेस फील करता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप दोनों फ्रीली फॉल कर रहे हैं टुवर्ड दी अर्थ। जब दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर कोई सपोर्टिंग फोर्स या नॉर्मल फोर्स नहीं होगी, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट को ऐसे फील होगा कि उसका कोई वेट नहीं है। दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। देखिए एक्सप्लेनेशन में वही बात की है जो अभी मैंने यहां पर आपको समझाई है। क्या बताया था कि जो स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट है दोनों सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ मूव कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस ये लिखना है, द एस्ट्रोनॉट एंड स्पेसशिप आर बोथ फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ विद सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ। जब दोनों सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो स्पेसशिप है उस पर कोई अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसे ऐसे फील होगा कि उसका कोई वेट नहीं है। तो हमने यहां पर यही लिखा है, ड्यू टू विच नो नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन द एस्ट्रोनॉट, कि एस्ट्रोनॉट पर कोई नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं करेगी क्योंकि स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट दोनों सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे मूव कर रहे हैं। वेट इज अ रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेट एक्चुअली है क्या। देखिए मैं यहां पर इस वक्त जमीन पर खड़ा हूं, मेरे पांव के नीचे क्या है, फ्लोर। अब अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, फ्लोर ने मुझे अपवर्ड फोर्स देकर रखी हुई है, यानी एक अपवर्ड पुश देकर रखा हुआ है, मेरे ऊपर सपोर्टिंग फोर्स या नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ड्यू टू डेट नॉर्मल फोर्स मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरा वेट है। इसका मतलब है कि जो फ्लोर मुझे रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली डेट इज माय वेट। तो यहां पर हमने यही लिखा है, वेट इज अ रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी। कोई भी बॉडी जो रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो एक्चुअली वेट है। और जब रिएक्शन फोर्स प्रेजेंट ही नहीं होगी, यानी अपवर्ड फोर्स प्रेजेंट ही नहीं होगी, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होगी, तो वहां पर ऐसे महसूस होगा जैसे वेट है ही नहीं, वेटलेसनेस की कंडीशन है। इससे हमने लिखा द एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस। द ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग। देखिए वहां पर ग्रेविटी जीरो नहीं है, ऑल्दो इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो है, जिस तरह मैंने आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाले लेक्चर में बताया था, लेकिन रियल ग्रेविटी वहां पर जीरो नहीं है, वो एक्ट कर रही है। रियल ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उसका क्या मतलब है, क्योंकि रियल ग्रेविटी वहां पर उस स्पेसशिप को ऑर्बिट में मूव करा रही है। देखिए जो स्पेसशिप ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटी है वो स्टिल एक्ट कर रही है। Gravity is still acting to provide the centripetal force required for circular orbit, but क्योंकि स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट दोनों फ्री फॉल में है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट ये फील कर रहा है कि उसका कोई वेट नहीं है, वो वेटलेसनेस फील कर रहा है। तो यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। वन टाइम अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वेटलेसनेस और आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसको सुन लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई थी कि वेटलेसनेस और आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है, इसका ट्रू सेंस क्या है। वेटलेसनेस का ये मतलब नहीं है कि वेट जीरो या ग्रेविटी जीरो है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस का भी ये मतलब नहीं है कि वहां पर ग्रेविटी जीरो है। जब ऐसा नहीं है तो आखिर है क्या, ये सारी की सारी चीज मैंने आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप वो वाले लेक्चर सुनेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फाइनली आज के लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन डिस्कस किए हैं। तो इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन आज मैंने आपको दी है, और ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर किए गए हैं। अगर आपने ये लेक्चर स्टार्ट से एंड तक पूरा सुना है तो उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको क्लियर भी हो चुके होंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर किया जाता है और इस आंसर को याद किस तरह से रखना है। एक्चुअली आपको कंसेप्ट होना चाहिए
कि यहाँ पर बात क्या हो रही है और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। जब आपको कंसेप्ट होगा तो दिस इज द लैंग्वेज, इसको याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। जब क्वेश्चन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है तो आपने उसका आंसर भी इसी पैटर्न पर ही करना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं उनका आंसर भी आपने इसी चैप्टर की थ्योरी की हेल्प से करना है। अगर आप इसी तरह करेंगे तभी आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, वो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।